दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। सत्ता में रहने का अपना एक अलग फायदा है कि चुनाव से एन पहले आप अपने मतदाताओं को तमाम तरह की सुविधाएं दे सके, पैसे बांट सके और उनके लिए नए नए योजनाओं की घोषणा करके उन्हें खुश करने का प्रयास कर सकते हैं। और इस दौरान चुनाव आयोग कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, ना ही कोई सवाल खड़ा करते नजर आएगा। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर उनके खातों में 10-10 हजार रुपये भेज रहे हैं, उसके बाद ये सवाल बड़ा हो चुका है कि क्या चुनाव से एन पहले सत्ताधारियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांटने, योजनाएं लागू करने और तमाम तरह की स्कीम चलाने का कोई रास्ता जो बना है उस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि बिहार हो, महाराष्ट्र हो या तमाम ऐसे राज्य जहां पर चुनाव हुए हों और चुनाव से एन पहले मतदाताओं के बीच पैसे बांटने की जो होड़ नजर आती है, उस होड़ के दौरान कोई भी बाधा बनता हुआ नजर नहीं आता है, ना ही कोई सवाल खड़े करता है कि चुनाव से एन पहले पैसे बांटना का ये जो स्कीम है, ये जो तरीका है, वो सीधे तौर पे घूस के रूप में देखा जा सकता है। जिस तरह से काम कराने के लिए कर्मचारियों को पैसे देने पड़ रहे हैं, उसी तरह से मतदाताओं के वोट हासिल करने के लिए रिश्वत के तौर पे पैसे देने पड़ रहे हैं। बस बात इतनी भर नहीं है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को करीब 25 करोड़ महिलाओं के खाते में दूसरे चरण का जो 25-25 करोड़ ट्रांसफर किया, उस ट्रांसफर के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि आप चुनाव में हमारा ध्यान रखिएगा, वो वह बड़ा सवाल है। वो बड़े गंभीर मसले की तरफ इशारा करता है कि किस तरह से चुनाव से एन पहले, विधानसभा चुनाव से एन पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये बांटे गए और उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि चुनाव में आप हमारा ध्यान रखेंगे, यानी पैसे ले लिया, अब हमें वोट कर देना। अब इस दौरान चुनाव आयोग की कोई भूमिका जो आपको आने वाले 3-4 महीनों में नजर आए जाए, तो आप फिर इस बात की चर्चा कर लेना कि इस देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पे काम कर रहा है। आपको कहीं भी चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा और न ही नीतीश कुमार से यह सवाल किया जाएगा कि उन्होंने स्कीम के तहत जो पैसे बांटे उसके बाद उन्होंने मतदाताओं से ये क्यों कहा कि चुनाव में ध्यान रखिएगा। यानी सीधे तौर पे रिश्वत के पैसे पहुंच चुके हैं, अब आपको वोट देकर हमारा काम करना है। तो ये सब कुछ बिहार में चल रहा है और उसी नीतीश कुमार के राज्य में चल रहा है, जिस नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के तौर पे देखा जाता है, जिस नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का सीधे तौर पे कोई दाग नहीं लगा है। ये अलग बात है कि उनके जो मंत्रिमंडल है उसमें से 3-4 ऐसे नेता है जिस पर करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप प्रशांत किशोर लगा चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं है जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी, जिन्हें सुशासन बापू के तौर पे देखा जाता था और जो नीतीश कुमार किसी भी भ्रष्टाचारी के साथ खड़े होने से खुद को बचाकर रखते थे। अब वो नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आते हैं। अब वो चुनाव से एन पहले महिलाओं के खाते में पैसे बांटते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चुनाव में अब आप हमारा ध्यान रखना। इतना ही नहीं, अभी 6 अक्टूबर को इस फेज के तीसरे चरण के पैसे भी बांटे जाएंगे जो महिलाओं के खाते में जाएंगे। इसी दौरान जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई झूठ बोले, उसने भी गंभीर सवाल पैदा कर दिया है कि क्या ये वही नीतीश कुमार है जो हमेशा से सत्य बोलने के लिए, ईमानदारी के लिए, करप्शन से दूर रहने के लिए जाने जाते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले 2025 से माफ कीजिएगा 2023 से जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम होता रहेगा। इससे पहले वो जिनकी सरकारें थी उन्होंने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया और मैं 2 बार गलती कर चुका हूं दूसरे पार्टियों के साथ जाकर सरकार बना के, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। सबसे बड़ा झूठ यह है कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार लगातार बिहार की सत्ता में काबिज है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हो रहा है। तो पिछले 15-17 सालों से वो क्या कर रहे थे? महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं था?
दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब उन्हें पहली ही बार लगा कि राजद के साथ जाकर उन्होंने गलत किया, तो फिर उन्होंने दोबारा राजद के साथ सरकार क्यों बनाई? तो क्या राजद के साथ सरकार बनाकर उस समय का राजनीतिक फायदा उन्होंने उठा लिया, और जब अब राजद का साथ छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कस्में खा रहे हैं कि वो दोबारा दूसरे दलों के साथ सरकार बनाने नहीं जाएंगे। यानी सीधे तौर पे नीतीश कुमार दो तरह के झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ ये बोल रहे हैं कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम नहीं किया, यानी वो ये नहीं बता रहे कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम नहीं किया, क्योंकि 20 सालों से नीतीश कुमार ही बिहार में सरकार चला रहे हैं। दूसरी तरफ अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने इससे पहले जो सरकार बनाई और चलाई उनकी गलती थी, उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के कहने के आधार पे ये काम किया था, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जो एक बात कही जाती है कि उनके बारे में सटीक आकलन करना बेहद मुश्किल है कि वो अगला कदम वो क्या उठाएंगे, किसके साथ जाकर सरकार बना लेंगे, किसके साथ जाकर वो बैठ जाएंगे। ऐसे में क्या नीतीश कुमार जो कुछ बोल रहे हैं वो सिर्फ नवंबर में जो होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खुद को एनडीए में मजबूत बनाए रखने की मजबूरी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक खास करके एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किए जाने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि लगातार वो इस तरह की बातें करके एनडीए में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में या चुनाव से एन पहले एनडीए की तरफ से सीएम फेस के तौर पे उनका नाम प्रोजेक्ट किया जा सकता है। शायद इसी वजह से नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अपने आप को एनडीए में समर्पित कर दिया है और ऐसा दिखा भी रहे हैं। लेकिन उसी नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर द्वारा लगाए जा रहे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप नहीं नजर आ रहे हैं। जो आरोप उन्होंने वहां के मंत्री सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, तमाम जो संजय जायसवाल है और एक मंत्री हैं जिनके ऊपर लगाए हैं, लगातार करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से इसे लेकर जो एक्शन दिखना चाहिए था, जो दिखता था इससे पहले तक, वो एक्शन नजर नहीं आ रहा है। अगर वो राजद के साथ सरकार बनाने को गलत मानते हैं और ये मानते हैं कि उनका ये डिसीजन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार चलाने का गलत था, तो इस वक्त वो जिन लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं उनमें कई लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। उनके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। प्रशांत किशोर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ सबूत पेश कर रहे हैं। उसके बावजूद नीतीश कुमार आखिर ऐसे लोगों को अपने से पीछा क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं? आखिर सरकार में उन्हें साथ लेकर चलने की क्या मजबूरी है? तीसरी तरफ अगर बात कर ले तो वही नीतीश कुमार है जो पहले कहते थे कि इस तरह से वेलफेयर स्कीम के तहत लोगों के बीच पैसे बांटना गलत है, ये वोट खरीदने के जैसा है। उसी नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 10-10 हजार रुपये बांटे जा रहे हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चुनाव में इसका ध्यान रखना, यानी सीधे तौर पे वो रिश्वत दे रहे हैं और इसके बदले चुनाव में वोट की मांग कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा इसकी कोई संभावना नहीं है, या कोई नोटिस भेजेगा कि आप इस तरह का बयानबाजी वेलफेयर स्कीम चलाने के बाद क्यों कर रहे हैं, इसे लेकर जवाब तलब नहीं किया जाएगा। इसी बीच जानकारी ये है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और उस घोषणा के बाद बिहार में एक नई तरह का समीकरण, एक नई तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव कई मामले में अलग हो सकता है। एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार दांव ठोक रहे हैं और जगह जगह प्रचार करके उन्होंने अपने लिए माहौल बना लिया। कहा जा रहा है कि करीब 65 सीटें जो बिहार की है वहां पर उनका दबदबा बन चुका है। खास करके जो सर्वे आए हैं उसमें 10% वोट शेयर उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप एनडीए की हालत को समझ सकते हैं कि एनडीए की हालत किस कदर खराब है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का जवाब देने की बजाय तुरंत नीतीश कुमार ने एक ऐसा स्कीम लॉन्च कर दिया जिससे अरबों रुपये का जो बोझ है बिहार सरकार पे पड़ गया है, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजने का। इस देश में जितनी भी स्कीम चलाई गई है वेलफेयर स्कीम, उस पूरे देश के आंकड़े में अगर हर राज्य के आंकड़े को देख ले तो ये सबसे बड़ा स्कीम है जिसमें डायरेक्ट बगैर किसी
खास पहचान के खास आप समझ सकते हैं खास मकसद के 10-10 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। इसका सीधा असर बिहार की राजस्व व्यवस्था पे पड़ेगा। लेकिन चूंकि सरकार एनडीए इस कदर डरी हुई है, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार चल रही है, महाविकास आघाड़ी की जो स्थिति है, खास करके महागठबंधन की जो स्थिति है और राहुल गांधी की स्थिति है, तेजस्वी यादव का जो अपना वोट बैंक है, उसे देखते हुए और जो माहौल चुनाव में वोट चोरी को लेकर लगाया गया है, उसके बाद जो स्थिति बदली है, उससे नीतीश कुमार इस कदर डरे हुए हैं कि उन्होंने ये बड़ी स्कीम चलाई है और इस स्कीम के तहत पैसे बांटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शुक्रवार को करीब 129 ऐसे प्रस्ताव है जिसे पास किए गए, जिसमें तमाम तरह के वादे विकास कार्य की बातें की गई है। इतने समय तक बैठे रहे नीतीश कुमार सत्ता में, लेकिन उन्हें इन प्रस्तावों की याद नहीं आई। लेकिन एन चुनाव की घोषणा से पहले वो तमाम तरह के अपने जो वादे हैं उसे सामने लाकर या पैसे बांटकर लोगों के बीच में अपने प्रति संपत्ति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल बिहार में है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद इन स्कीमों पर, फिलहाल नए स्कीम की घोषणा पर तो रोक लग जाएगी, लेकिन जिन स्कीमों के तहत लोगों के खातों में पैसे बट गए हैं और चले गए हैं, क्या वो वोटों में परिवर्तित होते हैं या नहीं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात तय हो गया है कि महाराष्ट्र हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह सत्ताधारी पैसे बांटकर वोटों को खरीदने की अपनी नई तकनीक के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।